अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स लास्ट वीक के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी रही है। चाइनीज़ गवर्नमेंट की साइड से काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स होती रही हैं स्टिमुलस के हवाले से, जिसकी वजह से फ्यूचर्स जो है वो रिबाउंड किए हैं खासे, और डी बार तकरीबन 3% के करीब बढ़ा है। एच आर 2.3% के आसपास फ्यूचर्स ऊपर गए हैं। कोकिंग कोल 2.75%, जबकि आयरन और 4.75% के आसपास अब रिबाउंड हुआ है। स्पॉट मार्केट के ऊपर भी इसके असरात नजर आए। तकरीबन $10 के करीब एफओबी प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है, एचआरसी के प्राइसेस के अंदर और बाकी सीआरसी के प्राइसेस के अंदर। चाहे ख्वाह वो वियतनाम की ऑफर्स हों चाहे पाकिस्तान की ऑफर्स हों, सब जगह पर ही प्राइसेस जो है वो बढ़ाकर ऑफर कर रहे थे कस्टमर्स वहाँ पर। और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी अगर बात किया जाए तो वो मुख्तलिफ किस्म की प्राइसेस ऑफर हो रही हैं। कुछ नॉन वैट की ऑफर्स हैं, कुछ जो है वैट के साथ ऑफर्स हैं। तो अभी तक वो जो वैट वाला प्रॉब्लम था, जो गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक्शन लेना था और मामला करने थे, वो कुछ एक तंगी तो आई लोगों को, थोड़ा कॉशियस भी हुए, लेकिन फिर भी अभी तक वो काम ऐसा लगता है कि जारी है। अब वजूहात के फ्यूचर्स ऊपर गए क्यों है, बेसिकली मेजर उसकी जो वजह नज़र आ रही है वो गवर्नमेंट का यही अनाउंसमेंट है कि काफ़ी बड़ा पैकेज जो है वो अपने रियल एस्टेट सेक्टर को वो देने जा रहे हैं कि जो कंपनीज जिनका हम डिफ़ॉल्ट के बारे में सुन रहे थे, जो पे बैक नहीं कर पा रहे थे अपने डेट्स, उसके लिए वो उसको स्टिमुलस पैकेज देंगे और उनको सपोर्ट करेंगे मार्केट को। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे कि उनका जो अपफ्रंट पेमेंट करनी होती है कंज्यूमर ने, जो फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं, उनकी भी जो मार्जिन हैं, जो इनिशियल एक डिपॉजिट है उसको कम कर रही है गवर्नमेंट, उसके लिए अनाउंस कर दिया है उन्होंने। इसके अलावा जो एक और चीज़ है देखने वाली वो ये है कि प्रोडक्शन नॉर्मली मिल्स ने बढ़ा दी थी। अगर पिछले आप 15 दिन पीछे चले जाएँ तो मार्जिन बेहतर हो गए थे चाइना के अंदर, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाई थी। उसके बावजूद प्राइसेस जो है वो गिरी नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई और जो उसका स्टॉक्स है वो बेसिकली इन्वेंट्री कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर। तो मेन ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी थी। बट ऑन द अदर हैंड नेगेटिव साइड ये देखी जाए कि अभी भी जो इकोनॉमी है चाइना की वो इतनी हेल्दी नहीं है, और इन सारी अनाउंसमेंट से और इस तरह के स्टिमुलस से आर्टिफिशियली उसको बूस्ट तो किया जा रहा है, बट ऑर्गेनिक किस्म की ग्रोथ नहीं है। तो लोग अभी भी वहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जनरल पब्लिक रेडी नहीं है अभी तक। तो ये मामला अभी भी उनको परेशान करते ही रहेंगे। जिस किस्म का वहाँ पर एक सिनेरियो और एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो परेशानी अभी चली नहीं गई है वहाँ से। और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी कोई इतनी ज़्यादा काम अभी इस वक्त आने वाला नहीं है, तो वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों को। वियतनाम की जो है, वियतनाम के अंदर जो ऑफर थी चाइना की अभी फ़िलहाल फिजिबल नहीं है। चाइना ने प्राइसेस तो बढ़ा दिए वियतनाम के अंदर, बट किसी किस्म का एक्सेप्टेंस वहाँ से नहीं आया है। स्क्रैप की प्राइसेस क्योंकि वो मार्जिन दोबारा से थिन हुए थे वहाँ चाइना के अंदर, उसकी वजह से स्क्रैप के प्राइसेस मिल्स ने अपने बाइंग प्राइस डोमेस्टिक कम की है। आयरन और स्पॉट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। पिछले हफ्ते भी तकरीबन यहीं पे मूव कर रहा था 118 के लगभग, अभी भी 118 के आसपास मूव कर रहा है। कोकिंग कोल के ऊपर थोड़ा सा सप्लाई की साइड से प्रेशर है कि ओवर सप्लाई है उसकी, तो उसकी वजह से $8 के करीब नीचे आया है प्राइस लास्ट वीक का, जो कि 238 से 239 एफओबी बेसिस के ऊपर अभी इस वक्त कोट हो रहा है। इसके अलावा अगर वियतनाम की बात करें तो वहाँ पर भी प्राइसेस अभी कुछ स्क्रैप के कम हुए हैं। इम्पोर्ट प्राइसेस $5 के करीब कम हुए, जबकि डोमेस्टिक प्राइसेस भी $5 से $8 के करीब मिल से कम कर दिए, क्योंकि वही है कि आगे आउटफ्लो माल का सेमी फिनिश का और फिनिश का उतना अच्छे तरीके से हो नहीं पा रहा। साउथ कोरिया के अंदर भी सिचुएशन को डिफरेंट नहीं है। डोमेस्टिक प्राइसेस वहाँ पर भी $8 के करीब कम हुए हैं। मिल्स ने स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया, मिल्स के अपने मार्जिन स्क्वीज़ हुए, तो उन्होंने आगे यार्ड वालों को प्रेशर डालना शुरू कर दिया और प्राइसेस जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं कम करवाने के लिए। ताइवान में भी मार्केट स्लो है, कोई ख़ास ऐसी एक्टिविटी देखने में सुनने में नहीं आई। इंडोनेशिया से जो बिलेट्स हैं वो बेसिकली एक्सपोर्ट हुए हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन के ऊपर, बट उसके अंदर भी $5 की कमी आई है। इसको $490 के एफओबी के आसपास इंडोनेशिया की भी प्राइसेस बिलेट्स की कोट हो रही है मार्केट के अंदर। अब आते हैं टर्की पे। टर्की के अंदर जो सिचुएशन है वो अच्छी है। 5-6 कार्गोज लास्ट वीक के अंदर बुक हुए हैं, स्टेबल प्राइसेस पे हुए हैं। मार्केट थोड़ी सी सॉफ्ट हुई थी, फिर उसके बाद वापस रिबाउंड की थी, लेकिन ये जितनी भी सॉफ्टनेस और रिबाउंड हुई है मार्केट, वो $2-2.5 के अंदर ही अंदर है। यानी कुछ कार्गोज, आपको मिसाल देने के लिए कि अगर कुछ कार्गोज बुक हुए हैं यूएस के वहाँ पर HMS के तकरीबन 380 पे, तो कुछ जो है वो 382.5 पे लास्ट वीकेंड के आसपास बुक हो रहे थे, और जो यूरोप के कार्गोज हैं वो 375-377 के लगभग मूव कर रहे थे। ऑन एंड ऑफ कार्गोज डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर बुक होते रहे। तो वीक ऑन वीक अगर देखा जाए तो तकरीबन $1.5 से $2 की कमी आई है टर्किश प्राइसेस के अंदर। मार्च की एक्सपोर्ट्स जो टर्की की थी वो बेसिकली मेनली यूरोप की तरफ थी, और यूरोपियन मार्केट ज़्यादा सूट कर रही है क्योंकि वहाँ पर जो कोटाज हैं बाकी कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके हैं, जो कि बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, कोरिया के भी और जापान के भी और ताइवान के। तो बाकी पर टर्की के पास जो है वो रूम रहता है बुकिंग करने का, टर्की ने बुकिंग्स की और लास्ट मार्च के अंदर
अभी काफ़ी अच्छी ईयर ऑन ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर उसकी मूवमेंट थी माल की उनके। और अगर यूएस मार्केट के बारे में बात की जाए टर्की के हवाले से, तो टर्की के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऐसा लगता है कि शायद यूएस के अंदर बढ़ेंगे भी वक्त के साथ साथ, क्योंकि यूएस के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट हुई है लास्ट वीक के अंदर कि चाइना के ऊपर वो ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ पे 25%, किसी पे 50%, यानी कि वो पूरी तरह से चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्करेज करना चाहते हैं और बड़े बुरे तरीके से डिस्करेज करना चाहते हैं कि किसी और कंट्री का तो फिर भी चलो आ जाएगा, बट चाइना की जो जिस किस्म का वो टैरिफ लगा रहे हैं उनके ऊपर वो एक खुली जंग भी एक तरीके से चाइना के साथ, और चाइना भी उसके अगेंस्ट जो है वो यूएस के अगेंस्ट एक्शन लेगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इनकी ट्रेड वॉर चलती रहती है। लास्ट वीक के अंदर जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से एक बड़ा पैनिक था मार्केट के अंदर कि क्या होगा चाइना के ऊपर जब ड्यूटीज लग जाएंगी तो चाइना से फिर जो है वो ओवर सप्लाई होगी, वो बाकी कंट्रीज के अंदर डंपिंग होगी। एक तो उसको देखने का नज़रिया ये है, जबकि उसके अलावा जो अमेरिकन मार्केट के अंदर इम्पोर्ट्स का जो एक खला गैप पैदा होगा उसको पूरा करने के लिए टर्की और बाकी कंट्रीज जो है उनके लिए एक बड़ा एक रूम खुलेगा, और मेनली टर्की उसके अंदर वन ऑफ द बेनिफिशरी होगा जो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर मार्केट करेंगे और सेल करेंगे। तो ये डायनामिक्स किस तरीके से बैठेंगे इन ड्यूटीज़ के बाद, और क्या होगा मार्केट रूट्स और चीज़ें कि माल कहाँ से आएगा कहाँ पे जाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अंडर डिस्कशन रहेगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर कि यूएस में कौन सी मार्केट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगी। टर्की की अगर रेजिडेंशियल जो सेल्स हैं उनकी रेजिडेंशियल यूनिट्स की उसकी अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करें तो इस साल 10% के करीब जो है वो कमी आई है उसके अंदर, यानी कि उनकी भी सेल्स रेजिडेंशियल इतनी अच्छी नहीं हो रही है और इन्वेस्टर्स जो है वो इतना विलिंग नहीं है टर्की के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी यूएई और ओमान का जो प्रोजेक्ट चल रहा था $3 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है जो रेलवे प्रोजेक्ट है बिटवीन दुबई एंड यूएई एंड ओमान, वो तकरीबन 303 किलोमीटर की रेलवे लाइन है और उसको प्रिपरेशन शुरू हो गई हैं उसकी। एक जो इनिशियल जो फेज़ होता है मूवमेंट का वो चीज़ें शुरू कर दी है उन्होंने, तो होपफुली इसके अंदर मूवमेंट आएगी तो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बड़ा अच्छा असर आएंगे इसके, मिडिल ईस्ट की इंडस्ट्री के ऊपर एटलीस्ट, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी। तो वो कहने की हद तक खाली प्रोजेक्ट नहीं था अनाउंस हुआ, बट उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी अब स्टार्ट होने वाली है। अगर बात करें CIS कंट्रीज़ की तो CIS के अंदर भी स्टेबल रही है मार्केट ऑलमोस्ट, ईरान में, रशिया में, और अगर CIS की बात करें तो $5 के करीब कमी आई है बिलेट्स की उसके अंदर, और उनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो तकरीबन $505 के आसपास FOB प्राइस पे कोट हो रही है, और कुछ सेल उन्होंने की भी हैं इन प्राइस लेवल्स के ऊपर। यूरोप की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इटालियन प्राइसेस अगर आपको याद हो लास्ट वीक बताया था कि बढ़ाई हैं HRC की, बट उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आई है, अभी भी प्रेशर है मार्केट के ऊपर। प्राइसेस बढ़ाने के बाद किसी किस्म की सेल्स के अंदर इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उनको प्राइसेस वापस प्रेशर है प्राइसेस का, और अब दोबारा से उनको शायद रीएडजस्ट बैक करनी पड़े या फिर उसको सस्टेन करेंगे, बट शायद डिस्काउंट के ऊपर उनका माल बिका करेगा। बेनेलक्स प्राइसेस की अगर बात की जाए यूरोप के अंदर स्क्रैप की, तो वो तकरीबन $2 के आसपास जो है कमी आई है उसके अंदर, और पॉलिश रीबार्स जो है पोलैंड के अंदर वो डिमांड अच्छी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वहाँ पर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से रीबार की प्राइसेस उन्होंने अभी बढ़ा दिए हैं मिल्स वहाँ पर। और यूएस के अंदर जो सेटलमेंट्स हैं वो भी ऐसा ऐसा हो रही हैं, बहुत बड़ा मेजर कोई चेंज नहीं है वहाँ पर। ओवरऑल HRC के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ऑटो सेक्टर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जो पहले की तेज़ियाँ थी वो ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही हैं, बड़ी स्टैगनेंट और स्लो मार्केट है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टर्की से जिस तरह का प्रेशर है प्राइस के ऊपर, टर्की चाहता है कि प्राइसेस को कम करें, ऑल्दो वो हो नहीं पा रही क्योंकि इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो अब देखा जाएगा कि अभी डोमेस्टिक मिल्स किस तरीके से निगोशिएट करती है, पर उनको डेफिनेटली एक एज मिलेगा बेहतर निगोशिएट करने के लिए और बेहतर प्राइसेस को कंक्लूड करने के लिए फॉर स्क्रैप डील्स, डोमेस्टिक स्क्रैप डील्स के लिए। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो बड़ी खबर है वो लास्ट वीक की है कि वियतनाम को जो कि उनका BIS की जो सर्टिफिकेशन है वो एक्सपायर हो गई थी कुछ मिल्स की, वो वापस रिन्यू हो चुकी है, और उसमें स्टेट ओन्ड मिल्स तो नहीं कहूँगा मैं, खैर बड़ी मिल्स हैं और इंटीग्रेटेड मिल्स हैं, उनको बेसिकली अब सर्टिफिकेशन रिन्यूअल हुआ है। उसको देखना है कि वो इंडिया के अंदर ऐसा ऐसा ऑफर देना शुरू कर रहे हैं HRC की भी और बाकी प्रोडक्ट्स की, उनका देखते हैं कि रिएक्शन कैसा आता है, इंडियन कस्टमर्स को वो सूट करता है या नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट। तो जिस किस्म की भी मार्केट वहाँ पर अभी डेवलप होगी वो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि क्या डंपिंग तो शुरू नहीं हो जाती वियतनाम से और इंडियन मार्केट तो डिस्टर्ब नहीं हो जाती, क्योंकि HRC की डिमांड वहाँ पे ऑलरेडी अभी इस वक्त थोड़ी सी डिप्रेस्ड है और कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं। HRC की प्राइसेस हो सकता है कि एडजस्ट भी की जाए, नीचे हो इंडिया के अंदर, क्योंकि उनकी सेल इतनी अच्छी नहीं जा रही है अभी HRC की इस वक्त। और बाकी जो सेमी फिनिश्ड है उनका वो भी डल थी, सेल्स फिनिश की भी डल थी, कुछ 1-2 दिन के लिए एक्टिविटी आई इंडिया से स्क्रैप के हवाले से, बट ओवरऑल वहाँ पर एक्टिविटी इतनी अच्छी इंडिया में रही नहीं है, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आया और प्राइसेस भी सेलर्स भी अपने प्राइसेस थोड़ा सा कम करके बेचने को तैयार थे स्क्रैप्स अपने। बट जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट नजर आया वो 418-20 का प्राइस शेडेड का वहाँ से अभी भी आ रहा था,
पॉकेट्स के अंदर बाइंग थी, बट फिर भी इंटरेस्ट था वहाँ से, और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर रीस्टॉकिंग चलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी अर्सा वो लोग मार्केट से बाहर रहे हैं। तो रीस्टॉकिंग ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल डेड हो जाएगी और फिर से वो बाइंग नहीं करेंगे। तो ऑन एंड ऑफ इंडिया की मार्केट भी सपोर्ट करती रहेगी कंटिन्यूअराइज मार्केट को, यूके की, यूरोप की, यूएस की मार्केट को। अब इलेक्शन जो है वहाँ पर जैसे कंप्लीट होंगे, फिनिश हो जाएंगे इंडिया के अंदर, तो उसके बाद देखते हैं कि एक्टिविटी आती है या नहीं आती। बट मानसून सर पे खड़ा है, तो अगर बारिशें शुरू हो जाती हैं और सिचुएशन कुछ ख़राब होती है तो उसकी वजह से फिर से इम्पैक्ट कोई इतना अच्छा नहीं आएगा सरिये की और बाकी स्टील सेक्टर की सेल्स के ऊपर। इंडिया के लिए यही अपडेट्स थी। बांग्लादेश के अंदर कुछ एक दो कार्गोस डीप सी के सुनने में आए हैं कि जो कि ऑस्ट्रेलिया से बुक हुए हैं, जिसकी प्राइसिंग तकरीबन 410 से 15 HMS की प्राइस सुनने में आ रही है, और तकरीबन 425 से 27 श्रेड के और बोनस की प्राइस सुनने में आ रही है। एक और कार्गो भी कुछ इसी किस्म के लेवल्स के ऊपर बुक हुआ है। कंटेनर्स की बात की जाए तो 400 से 410 के दरमियान HMS का प्राइस आ रहा है अभी वहाँ पर, और 430 के लगभग शेड की प्राइसेस कंटेनर्स के अंदर बांग्लादेश में मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की मार्केट काफ़ी ज़्यादा डल रही लास्ट वीक के अंदर, और काफ़ी प्रेशर था। ऑफर्स थी बट कस्टमर्स नहीं थे, बॉट पॉकेट्स के अंदर कुछ ना कुछ बाइंग हो रही थी, और कस्टमर्स माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे कुछ भी माल खरीदने के लिए पीछे से अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आगे सेल्स के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। रीबार्स के अभी भी स्टेगनेंट है सेल, सेमी फिनिश की सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो स्क्रैप की प्राइसेस और बिलेट्स की प्राइसेस हैं, बाले की प्राइसेस, वो क्रैश कर गई थी पिछले हफ्ते, और उससे पिछले हफ्ते के अंदर जो प्राइसेस नीचे आए हैं वो फिर से एक दफ़ा जो है रिकॉर्ड लो के ऊपर चले गए थे प्राइसेस, जिसको देखकर सब लोग घबरा रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि ये प्राइसेस नीचे क्यों जा रहे हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडिटी के प्रेशर थे जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे गए हैं। बट अब होपफुली जो बॉटम है वो टच कर लिया है मार्केट ने। काफ़ी सारे जो बेच रहे थे माल लोग नुकसान के ऊपर भी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहे हैं, क्योंकि जो वक्ती तौर पर उनको पैसों की लिक्विडिटी जनरेट करने की ज़रूरत थी वो मोस्ट प्रोबेबली हो चुकी है। बट अभी भी इस हफ्ते और अगले हफ्ते के अंदर यूटिलिटी बिल्स होंगे जिसकी वजह से प्रेशर फिर से आ सकता है। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाएगी। बट हाँ, बिलों के बाद उसके बाद कुछ ना कुछ गैप भी क्रिएट हो चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में बाइंग नहीं हो रही और फिर से मार्केट रिबाउंड करने के आसार मौजूद हैं। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 415 से 423 के आसपास शेयर की ऑफर्स आ रही थी, जबकि बुकिंग जो है 415-17 के आसपास सुनने में आई है। बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बुकिंग थोड़ी सी हुई है, और कुछ ज़्यादा इतने प्रॉमिसिंग एक्टिविटी नहीं हुई। HMS दुबई की अगर बात करें तो वहाँ पर प्रेशर है, सेल्स इंडिया भी नहीं हो रही थी इतनी और पाकिस्तान भी नहीं हो रही थी, उन पे सेल्स का प्रेशर तो है, बट पाकिस्तान से भी कोई फर्म ऑफर्स नहीं जा रहे, फर्म बिड नहीं जा रहे हैं तो बहुत कम जा रहे हैं, जिसको वो कम्पीट नहीं कर सकते, और वहाँ पर डोमेस्टिक में ज़्यादा बेटर प्राइस पे करती है। तो दुबई से भी, मिडिल ईस्ट से भी कोई खास एक्टिविटी पाकिस्तान के लिए देखने में नहीं आई। कुछ कार्गोज इंडिया गए हैं, बट पाकिस्तान को अगर माल खरीदना होगा तो उनको अपने प्राइस लेवल्स को बढ़ाना होगा, लोकल मार्केट को बेहतर होना होगा, और फिर इंटरनेशनल प्राइस लेवल्स के लेवल पे जाके ही कुछ ना कुछ माल जो है वो अरेंज हो सकेगा और प्रोक्योर कर सकेंगे कस्टमर्स यहाँ पर। अब लोकल मार्केट को यहाँ पर देखना है कि कितना अर्सा लगाती है वापस स्टेबलाइज होने में और रिबाउंड करने में। जैसे ही वो यहाँ पर एक्टिविटी शुरू होगी तो होपफुली बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो बाइंग की मूवमेंट आनी चाहिए पाकिस्तान से, और रीबार्स के ऊपर भी उसके असरात होने चाहिए, क्योंकि रीबार्स अभी तक मुनासिब प्राइस पे नहीं बिक रहा। पाक रुपये और US डॉलर अभी तक स्टेबल है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अभी तक स्टेबल है, किसी किस्म की कमी अभी तक नहीं आई। बट उम्मीद करते हैं कि अगले चंद माह के अंदर जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा तो वापस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहाल होने लगेगी। अब तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।